हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है आपके कोर्स का, एंड आई होप कि आप में से जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं दे आर एबल टू ज्वाइन द MS टीम्स, और जिन्होंने नहीं भी किया उनको कह दीजिएगा कि वो कर लें, बिकॉज जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कम्युनिकेशन इसी के थ्रू हुआ करेगी। अच्छा, आज के जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं इसमें से वी विल स्टार्ट विद सर्टेन अनाउंसमेंट। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्लास में किया था, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसमें मीन मीडियंस, मेरा ख्याल है इसमें से ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेटली आई नो कि आप लोगों को पता होंगी। मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ट्रिम, मीन का इतना आइडिया ना हो, लेकिन दे आर ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड। देन वी विल टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हम रेंज की बात करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशंस की बात करेंगे। अगेन आई होप कि आप लोगों को जो है वो इसमें सब चीज़ें जो आइडिया होगा। एंड देन एट द एंड वी विल टॉक अबाउट बॉक्स प्लॉट, और बॉक्स प्लॉट मे बी समथिंग न्यू, बट वी विल सी के आप लोगों को कितना आइडिया ऑलरेडी। अच्छा, अनाउंसमेंट में एक तो ये कि मैंने बुक्स आप लोगों की जितनी कोर्स टेक्स्ट बुक मैंने कही थी और जो भी मैंने आप लोगों को रेफरेंस बुक्स के तौर पे मेंशन की थी क्लास में, वो सारी की सारी अपलोड कर दी हैं ऑन MS टीम्स। इसके अलावा लेक्चर 1 अपलोड किया है, और मैं लेक्चर्स नॉर्मली आप लोगों के अपलोड नहीं करूँगी बिकॉज आपकी बुक से ही सारा कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन लेक्चर 1 अपलोड करने का जो था मकसद वो सिर्फ ये है कि उसके अंदर कोर्स कॉन्टेंट्स हैं और कोर्स की जो भी आपकी टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ देयर। सो आई जस्ट वांट यू टू हैव दैट फॉर द रेफरेंस कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। और इसके अलावा जो भी हम इस वीक में कर रहे हैं कवर, विच इज़ वी विल ट्राई टू कवर ऑल द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आज का मिला के, तो उसका जो है वो आपका क्विज होगा ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे अक्टूबर 5 को एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। और इस ऑल्सो ट्राई टू बी इन द क्लास। वैसे तो खैर मैंने अपनी क्लास में नोट किया है कि सब लोग बैठे ही होते हैं जब मैं जाती हूँ तो, बट क्विजेज मोस्टली क्या हमेशा ही मैं स्टार्ट ऑफ द क्लास में लेती हूँ, अनलेस एंड अनटिल के वो सरप्राइज क्विज है तो वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द रीकैप। कौन मुझे बताना शुरू करेगा व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट लेक्चर, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही क्विकली। सबसे पहली चीज जो थी हमने क्या की थी लास्ट टाइम जो था, मेनली वी टॉक्ड अबाउट व्हाट। जी, एनीवन? मैम सबसे पहले वेरिएबल्स को देखा था हमने, उनकी टाइप्स देखी थी, उसके बाद स्टेम एंड लीफ डिस्प्लेस देखे थे और हिस्टोग्राम्स देखे थे। ठीक है, मेजॉरिटी यानी हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, एंड देन वेरिएबल्स के बाद वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट हाउ टू प्लॉट द डेटा, यानी पिक्टोरियल हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी डेटा की, ठीक है। एंड वी टॉक्ड अबाउट के टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। एंड इसमें दोनों केसेस में भी सॉ कि अगर हमारे पास जो है वो टेबल पे आप रैंडमली भी डेटा को डाल सकते हैं, बट हम अगर जिस तरह हमने स्टेम एंड लीफ प्लॉट देखा था उसमें भी इट इज़ काइंड ऑफ अ टेबल ऑल्सो, लेकिन ये कि स्टेम एंड लीफ में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने उस टेबल में रखा होता है, जिससे हम सिर्फ अगर स्टेम एंड लीफ ग्राफ हो और उसकी कीवर्ड्स हमें पता हो तो उससे वी शुड बी एबल टू फिगर आउट के डेटा एक्चुअली ईच एंड एवरी नंबर हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर स्टेम एंड लीफ ग्राफ ही आपने बनाया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, और वहाँ से आप फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कंप्यूट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज we can plot histograms, and histograms are just giving us the pictorial representation of कि अगर हमारे पास continuous data है तो किसी different data का जो भी इंटरवल्स है उसमें क्या फ्रीक्वेंसी है डेटा के सैम्पल्स की, और अगर हमारे पास जो है डिस्क्रीट है तो हर डिस्क्रीट नंबर के ऊपर जो है वो क्या हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड वी सॉ दिस थिंग कि हमारे पास जो भी हिस्टोग्राम होता है उससे हमें डेटा के बारे में जेनेरिक आइडिया हो जाता है कि आपका डेटा जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या एक साइड पे टेल ज़्यादा है एक साइड पे कम है, या ये कि एक से ज़्यादा पीक्स आ रही हैं, पीक्स को ज़्यादा बड़ी पीक्स कौन सी है, छोटी पीक्स कौन सी है, बहुत ही जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में हमें पता चल जाती है, ठीक है। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट not the visual representation but about some numerical representation of the data, because of the reason कि visual representation से जिस तरह फर्ज करें कि अगर हमने एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है
और हमारा जो हिस्टोग्राम है वो कुछ इस टाइप का है। लेट्स सपोज के हमने ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम इससे जो है वो जेनेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कहेंगे कि अच्छा काइंड ऑफ सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि शुरू की वैल्यू जो है वो कम है, उसके बाद एक पीक आई है, एंड देन इस आखिर बाद में भी जो उसी तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गई, यानी शुरू में और एंड में कम वैल्यूज है और सेंटर में पीक कहीं पर आई हुई है। बट द थिंग इज के अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये जो इसका सेंटर है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, या ये जो स्प्रेड है, अब दिस डेटा अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, दिस इज अगेन द सेम काइंड ऑफ हिस्टोग्राम से हमारा डेटा ये शेप आ रही होगी, या आई कैन टॉक अबाउट दिस थिंग, ठीक है। सो अब द थिंग इज कि ये दोनों के दोनों ये तीनों के तीनों जो फिगर्स हैं उसमें आप ये तो कह लेंगे कि हाँ सिमेट्रिक है, बीच में पीक मौजूद है और फिर स्प्रेड है, बट देयर शुड बी अ मेजर ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ द पीक इज, कि कहाँ पे पीक जो है क्या वैल्यू दे रही है, स्प्रेड है तो किस तरह का स्प्रेड हो रहा है। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास ये तो डेटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये कि यहाँ पर जो है बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है और उसके बाद जो है इधर कहीं पे हमारे पास जो है अगेन जिस तरह अगर आप याद करें हमने कल एक एग्जाम्पल भी की थी जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाया था, विच वॉज आई थिंक एग्जाम्पल अबाउट मे बी अल्कोहल कंजम्पशन की एग्जाम्पल थी, और आई डोंट रिमेंबर कि क्या था, बट द थिंग इज कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हमारे पास डेटा मौजूद है और फिर एंड में जाके जो है वो डेटा है। तो इसका मतलब है आप मुझे ये पता है कि दिस इज आउटलायर, कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा अलग कहीं पे करके किसी ग्रुप की मौजूद है, बट हाउ कैन आई फिगर आउट कि ये आउटलायर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसको इंक्लूड करना चाहिए मेन डेटा में कि नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो है वो यहाँ पर है, इसमें जो है कोई यहाँ करीब में मौजूद है, ठीक है। द पॉइंट इज इसके अंदर जो है वो यहाँ कहीं एक आउटलायर मौजूद है। द पॉइंट इज कि हाउ कैन वी न्यूमेरिकली कंपेयर दीज डेटा सेट्स, कि अगर मैं ये तीनों आपको फिगर दे दूँ तो आप ये तो कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है, बट कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन कि इसमें सैम्पल जो है, और जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि इफ़ दिस इज़ अ डेटा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटिस्टिक्स, तो इसका मतलब है कि ये सैम्पल से हमने बनाया है और फिर हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? जस्ट बाय लुकिंग, नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी टॉक अबाउट सब नंबर्स, और उस नंबर में जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे दैट इज़ द मेजर ऑफ लोकेशन। और मेजर ऑफ लोकेशन में दो चीज़ें जो मेन हैं, अगेन आप लोगों को पता ही हैं, तो इसलिए इसमें मतलब फॉर्मूला जो है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी विल ट्राई टू टॉक के ये दोनों चीज़ें जो है वो किस तरह से डिफरेंस होती हैं। एक मीन है और दूसरा मीडियन है। कौन बताएगा मुझे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन? लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कोई नंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है। लेट मी राइट सम रैंडम नंबर्स, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम जो है वो बात कर रहे हैं अबाउट द सैलरीज ऑफ सम इंजीनियर्स, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि इन 1000 ऑफ रुपीज़, ठीक है, यानी 50 के है, 60 के है, 65 के है, 62 के है, 59 के है, एंड मे बी 52 के है, ठीक है। वी हैव डेटा ऑफ 6 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के जिनकी इतनी जो है वो सैलरीज है। नाउ इफ आई वांट टू कंप्यूट द मीन, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर द मीन? जी, कौन बताएगा, या मुझे मीन कैलकुलेट करके बताएं। चलो मुझे दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके बताएं। लेट मी एक्चुअली चेंज दिस बिट स्मॉलर। जी, मुझे दोनों का मीन और मीडियन, मीन कैसे करेंगे कैलकुलेट? एनीवन, या तो मैं नाम खुद लूं, लेट मी सी। जी, adding all the values and dividing एडिंग ऑल द, ओके, एंड देन डिवाइडिंग बाय each 6 of the बिकॉज values. 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। Yes. सो अब मेरे पास जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, सो आई हैव 57.5। हो सकता है सही, हो सकता है गलत, हो आप लोग खुद भी करके देख लीजिएगा, लेकिन अच्छा, अब मीडियन किस तरह कर कैलकुलेट करूं? Middle values from left and from the right. ओके, मीडियन के लिए जो सबसे पहला काम मुझे करना चाहिए वो ये कि मुझे इसको एक सीक्वेंस में रखना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। 0
49, 50 एंड देन अगला क्या आ जाएगा 59, 60, 62 एंड 65, ठीक है। अच्छा मीडियन बेसिकली देखिए मीन इज गिविंग यू, मीन शुड बी गिविंग यू एन आइडिया ऑफ द एवरेज, जो हम अभी मीन किस तरह हमने कैलकुलेट किया है, विच इज मेजर ऑफ सेंटर ऑफ द डेटा, क्योंकि इट डज मेक सेंस ना कि आपके पास जो एवरेज आप अगर निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय उससे कर रहे हैं तो आप सेंटर वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। मीडियन जो है वो तो है ही सेंटर, बिकॉज मीडियन का वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है कि मिडल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तो जो सेंटर की दो वैल्यूज हैं इनकी क्या एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं मीडियन में, और अगर ऑड नंबर ऑफ सैंपल्स हैं जो सेंटर की वैल्यू होती है दैट इज द मीडियन if you are arranging all the values in a particular order, यानी डिसेंडिंग, जिस तरह मैंने लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ अरेंज किया है, तो इसमें जब लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो भी सेंटर वैल्यू है वो मीन हो जाएगा या सम ऑफ द टू सेंटर वैल्यूज अगर हम इवन की बात करते हैं। तो इस केस में इसका मतलब है कि मेरे पास जो मीन नज़र आ रहा है मीडियन है दैट इज़ 59 और 60 का एवरेज वैल्यू हो जाएगी विच इज़ 59.5, ठीक है, विच इज शोइंग कि अच्छा मीन और मीडियन अब दोनों हम कह रहे हैं कि सेंटर है लोकेशन है, लेकिन दे आर गिविंग अस डिफरेंट मेजर्स। तो अब आप में से मुझे कोई ये बताए कि इसमें से कौन सा जो है वो बेहतर होगा और क्यों। अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी मुझे सेंटर लोकेशन को कोई भी एस्टिमेट दे दें तो आप क्या कैलकुलेट करके मुझे देंगे, मीन या मीडियन, और रीज़न क्या है? जी मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई आइडिया नहीं, कोई कोई सजेस्ट मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है। मीन। मीन, ओके, और क्यों? जी जी ये आपके किसी मीन में हम कंप्लीट डाटा ले रहे होते हैं। कंप्लीट डाटा ले रहे होते हैं, तो मीडियन में भी तो हम कंप्लीट के बेस सेंटर से, अच्छा ओके दिस इज एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन कि ठीक है कि मीन में जो है वो आप कंप्लीट डाटा ले रहे हैं जबकि मीडियन में जो है वो सेंटर जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास एक आउटलायर आ जाता है, ठीक है, हम ये कह देते हैं कि ये जो है ना जो मैंने पहला आखिरी वाला जो नंबर रखा हुआ है जो सबसे हाईएस्ट है, तो उसमें मेरे पास जो है वो ये जो ग्रेजुएट था इसकी पे जो है मे बी लेट्स सपोज के 100K थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसको ड्यू टू सम रीज़न दैट ग्रेजुएट इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एज अ सैलरी। अब मीन क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे? कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बताइए, लेट्स टेक जस्ट 10 सेकेंड्स। जी एनीवन? नहीं, कोई भी नहीं, ओके। अब मैंने एक्चुअली जो कैलकुलेट किया हुआ है उसके हिसाब से 68, अब मुझे नहीं पता मैंने 100K से किया हुआ था या 90K से किया था, लेकिन न्यू मीन जो मेरे पास आ रहा है सिंपली सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 करूँ तो 68 आ रहा है। नाउ द थिंग इज कि अब आप देखिए और अगर मीडियन अगर हम लेते हैं, मैं न्यू मीडियन की अगर बात करती हूँ तो न्यू मीडियन इज स्टिल द सेम कि जो हमने पहले बात की थी कि 59.5 है। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है? इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो मीन है, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, ये बड़ा शोर हो रहा है। जी, इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास जो मीन है इट इज़ वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स इन द डेटा।
कि हमारे पास अगर कोई एक वैल्यू भी बहुत हाई हो जाती है ना तो मीन एकदम से जो है वो सेंटर को नहीं अप रिप्रेजेंट कर रहा, बिकॉज दिस अगर मैं ये कहना चाहूँ कि लेट्स सपोज अभी तो 6 है ना, अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो सैंपल है वो 50 स्टूडेंट्स का सैंपल है और उसमें से 2 स्टूडेंट जो है वो 2 ग्रेजुएट जो है वो 200 के से ज़्यादा ले रहे हैं, बाकी सारों की जो एवरेज है वो 50-60 के दरमियान है, तो अगर उसका मीन जो है वो हमारा 70 के पास चला जाता है तो दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो तो सिर्फ उन दोनों की इतनी ज़्यादा हैवी आ गई है, या 3 लोगों की या 5 की, इवन 50 में से 5 भी आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा. तो इन दैट case what is happening is a mean is highly influenced by the outliers and median is not at all influenced by the outlier in the data. ठीक है कि हमने यहाँ में नज़र आ रहा है बस सेंटर की जो वैल्यूज़ हैं अगर इर्द गिर्द के जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम पे चले गए, बहुत लो हैं या बहुत हाई हैं, तो उससे मीडियन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. तो इट मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. डू यू फील कि आउटलायर्स अगर हैं भी तब भी डजेंट मैटर, हमें बस तमाम के तमाम डेटा का जो है वो एवरेज चाहिए है, और इफ़ यू फील कि आपको बस सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आउटलायर्स को टोटली इग्नोर करना है, तो उस केस में बोथ ऑफ देम आर करेक्ट मेजर. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मीन बेहतर है. एक वो है आइडिया कि जो आप में से किसी ने कहा था कि मीन बेहतर है बिकॉज वो सारे के सारे डेटा को इनटू अकाउंट ले रहा है, बट अगेन अगर आउटलायर्स आ जाते हैं तो फिर मीन इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड नाइदर इज मीडियन. तो इस वजह से क्या होता है कि हम कुछ और डेटा के जो है वो मेजर्स को डिफाइन करते हैं और वो हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये कि ये मीन की, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ सिर्फ हमने याद रखनी है वो ये कुछ नोटेशंस हैं कि जो सैम्पल मीन है उसको हम एक्चुअली वेरिएबल्स जो है उसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बुक में, एटलीस्ट जिस तरह से हम वैसे भी वेरिएबल्स को x पाए आपको पता है कि हम रखते हैं, तो वही नोटेशन यूज़ हो रही है. अगर n सैम्पल्स हैं तो x1 से लेकर xn तक हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मीन का फॉर्मूला सिंपली जो है वो ये बन जाएगा कि सम ऑफ ऑल x1 से लेकर xn तक, और जो सैम्पल मीन है उसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉपुलेशन मीन है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड देन रिमेंबर दिस थिंग कि पॉपुलेशन मीन कंप्यूट करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता. वी एक्चुअली इन्फेरेंस जो होती है वो हम डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल मीन हम पॉपुलेशन मीन के बारे में ये कह रहे होते हैं. बाय डेफिनेशन पॉपुलेशन मीन का मतलब ये होना चाहिए कि सम अपॉन पॉपुलेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स इन द पॉपुलेशन, बट डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है. तो इन्फेरेंस जो है वो हम कर रहे होते हैं बेस्ड अपॉन द सैम्पल मीन. एंड सिमिलरली अच्छा अब मीन की जो एक एग्जांपल है, जी जी बोलें. जिस टाइम आउटलायर्स आ जाएंगे हमारे पास तो फिर मीन और मीडियन दोनों यूज नहीं होंगे, या हम देखेंगे कि अगर आउटलायर्स ज्यादा दूर नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं. हाँ नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन. हम देखते हैं आगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर पिक्चर. ठीक है, क्योंकि देखिए आउटलायर्स जो है ना दे आर नॉट ऑलवेज बैड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डेटा की बात करती हूँ, अगर हम ब्रेन का डेटा ले रहे हैं तो उस केस में अगर फ़र्ज़ करें कि ब्रेन का डेटा नॉर्मल हालात में ले रहे हैं, इन विच केस आपके पास जो है वो एक्टिविटी है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें आपके जो भी एक्टिविटी के टाइम पर जो है वो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता. ठीक है, बट अगर हम डेटा एपिलेप्सी के पेशेंट्स का ले रहे हैं तो जब भी उस पेशेंट्स को एपिलेप्सी का अटैक होता है उस टाइम पे होता ये है कि एक किसी मोटर एरिया में किसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन में एकदम से जो है बहुत बड़ी स्पाइक आती है. तो अगर मैं उसको एज एन आउटलायर लेकर इग्नोर कर दूं तो इसका मतलब है कि दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, बट अगेन अगर उसमें मैं मीन ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि उस आयर का इफेक्ट उसमें आ तो रहा है, बट इट इज़ नॉट गिविंग मी द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि आउटलायर है किधर. ठीक है, या अगर मीडियन ले रही हूँ तो उसको टोटली इग्नोर कर रहा है. तो वी विल सी, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि देयर आर अदर मेजर्स के जिसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा मीन एंड मीडियम के बजाय. अच्छा, लेकिन ये याद रखें कि इट डजंट मीन कि हम इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. आप देखेंगे आगे जाके कि मीन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम कर रहे होते हैं इवन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के आउटलायर्स जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है. लेकिन फिर उस केस में ना मोस्टली हम उसके साथ फिर और चीज़ें भी देख रहे होते हैं. हम शेप ऑफ द डेटा देखते हैं, बॉक्स प्लॉट्स देखते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. यानी ये चीज़ें स्टैंड अलोन में नहीं यूज़ हो रही होती. बट दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि उस केस में हम क्या करें. तो उस केस में भी ट्राई टू फिगर आउट कि हम क्या करें, एंड दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स.
अच्छा, मीन की जो एग्जांपल्स है, मैं इस एग्जांपल में अब नहीं जाऊंगी। इस एग्जांपल को मैंने बुक से वो किया हुआ है। ज़ाहिर कंप्यूटेशन मीन का बहुत आसान है। हम सिर्फ इस एग्जांपल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का मकसद जो था वो ये था कि मैं थोड़ा सा स्टेम प्लॉट के बारे में आपको एक और थोड़ा सा जो है फ्लेवर देना चाह रही थी कि इसमें आप देखें कि अब स्टेम प्लॉट में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फर्ज करें कि मैंने ये नंबर्स आपको नहीं दिए हुए, ठीक है, दीज आर हिडन फ्रॉम यू एंड यू आर गिवन जस्ट स्टेम प्लॉट, तो आपको यहाँ से जो है फ़ौरन अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर स्टेम जो है वो 10th डिजिट है तो इसका मतलब है कि 21, 31 इस तरह की फॉर्म में नंबर्स आपके पास होंगे, ठीक है कि, और इसमें से जो ये वाला जो है 10th नंबर वाला जो डिजिट है, दिस इज स्टेम में हम लिखा गया है। और लीफ में 1 एंड 10th डिजिट का क्या मतलब है कि जो यूनिट लोकेशन के ऊपर है वो है, एंड 10th डिजिट का मतलब है कि डेसिमल के बाद जो चीज़ आ रही है वो भी लीफ में मौजूद है, ठीक है। सो अगर मैं आपको ये स्टेम प्लॉट दे देती हूँ और हो हाई एंड लो का क्या आइडिया है, वही जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में भी किया था कि हाई वुड बी समथिंग फ्रॉम 5 to 9 एंड लो विल बी फ्रॉम 0 to 4। तो अब ये की वर्ड्स हैं या जो भी इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से अब मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इसका क्या मतलब है कि अब अगर मैं इसको वो करना चाहती हूँ, नंबर की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो व्हाट आई शुड नो इज कि मेरे पास क्योंकि 10th डिजिट पे मुझे लिखना है स्टेम, तो स्टेम 0 में यहाँ लिखूंगी। 1 के ऊपर मेरे पास क्या आएगा, अब ये जो लीफ है इसमें जो लेफ्ट वाला डिजिट है दैट विल बी एट द लोकेशन ऑफ 1 या यूनिट वाली लोकेशन कह लें, और जो सेकंड वाला है दैट इज एट 10th लोकेशन। 10th का मतलब है कि डेसिमल के बाद फर्स्ट वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे कोई और उठा लेती हूँ रैंडमली, ठीक है, इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, तो इसका मतलब है कि दिस विल बी 25.8, द अदर विल बी 25.3 एंड सो फोर्थ। आपके पास जो है वो नंबर्स आते चले जाएंगे। द पॉइंट इज कि, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा है 25.8 भी है, 25.3 भी है, जो मैंने पहले लिखा था 9.6 वो भी यहाँ पर मौजूद है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस स्टेम प्लॉट यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि डेटा किस फॉर्म में, और इसको ज़रा तफसील से अपनी बुक की एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। ना समझ आए तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट। एंड देन मीन निकालने के लिए जो है देयर इज़ नो नथिंग वेरी यूनिक कि जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि सम निकाल के और उसके बाद नंबर ऑफ सैम्पल्स से उसको डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह हम मीडियन पे आते हैं। मीडियन के लिए वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि ऑड और इवन के केस में हम किस तरह से कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है सिर्फ एक चीज़ जो इस बुक में हम मीडियन के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो एक्स टिल्डा है, और जो पॉपुलेशन मीडियन के लिए है वो म्यू के ऊपर यही वाला साइन हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। मीडियन की एग्जांपल है, अगेन वी विल नॉट गो इनटू दिस एग्जांपल, जस्ट ये देख लीजिएगा अपनी बुक से, जो एग्जांपल हमने की है ये बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। सिर्फ ये है कि इसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो जाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स हैं, मेरे ख्याल 12 सैम्पल्स हैं, बट इन दिस केस क्योंकि इवन नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं तो हम सेंटर के 2 सैम्पल्स को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, और मीन के लिए जो है वो हम सबको सम करके डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स कर रहे हैं। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीन वर्सेस मीडियन। अब आप ये देखें कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं तो मीन और मीडियंस कोइंसाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है, विच मेक सेंस बिकॉज एक जो है वो टोटली इग्नोर कर रहा है आउटलायर को, दूसरा जो है वो आउटलायर को बहुत ज़्यादा इनटू अकाउंट में ले रहा है। तो अदर मेजर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अदर मेजर्स में जो अब in order to kind of take into account the थिंग या आउटलायर का इफेक्ट भी आप देखना चाह रहे हैं जिसको हमारे मीडियन ने टोटली इग्नोर कर दिया था, तो उसके लिए हम क्वार्टाइल्स यूज़ करते हैं। क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहीं से जो है वो मेरा ख्याल देखी है या खुद बनाई है, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। क्वार्टाइल्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम डेटा को जिस तरह देखिए मीडियन क्या कर रहा होता है, मीडियन डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आपके पास सेंटर वैल्यू आ जाती है या मीन ऑफ द सेंटर वैल्यू आ जाती है, 2 सेंटर वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब उस सेंटर वैल्यू से जो लेफ्ट पर हैं वो हाफ पार्ट है और जो राइट पर है वो हाफ पार्ट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 के बजाय 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि हम जो है वो मीडियन
के ऊपर वाला जो है उसको भी हाफ में डिवाइड करते हैं और मीडियन के नीचे वाले को भी हाफ में डिवाइड करते हैं, और उनको हम क्वार्टाइल्स का वर्ड उनके लिए यूज कर रहे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है, लेट मी राइट इट हियर अगेन, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27. ठीक है. अब सबसे पहले जो मैं क्वार्टाइल्स में डिवाइड करना है, सबसे पहले जो है ना वो मैं इसका मीडियन देखूंगी, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि सेंटर पॉइंट क्या है, और फिर उस सेंटर पॉइंट से नीचे वाले का सेंटर पॉइंट लेना है और उस सेंटर पॉइंट से ऊपर वाले का सेंटर पॉइंट लेना है. तो मुझे ये बताएं आप लोग के इसमें से मीडियन क्या बन रहा होगा? जी 23 मैम. 23. ठीक है. ओके, ये हमारे पास आ गया मीडियन, और जो मीडियन है दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वार्टाइल, या इसको हम Q2 भी कह देते हैं. ओके, अब उसके बाद क्या किया मैंने, जो बाकी इसके लोअर देन मीडियन जो हाफ मेरे पास आ रहा है, इसका मुझे मीडियन निकालना है. तो अब इसका मीडियन, बिकॉज अभी फिलहाल मेरे पास 4 सैंपल्स हैं, तो इसका मीडियन का क्या मतलब होगा कि इन दोनों का सेंटर मुझे कंप्यूट करना है, इन दोनों का मीन कंप्यूट करना है, विच मीन्स कि इट विल बी 20.5. ठीक है. और इसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और Q1. तो Q1 जो लोअर पार्ट है, हाफ है, उसका एवरेज है. ठीक है. उसका मीडियन है, और ये हमारे पास आ जाएगा 20.5. व्हाट अबाउट द अपर क्वार्टाइल? ठीक है, अगर लोअर है तो अब इसका क्या मतलब है, अपर के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बाकी एक ये सैंपल है और ये जो 4 सैंपल्स रह गए हमारे पास जो कि मीडियन से ऊपर हैं, इनका हमने मीडियन कंप्यूट करना है. व्हाट विल बी द मीडियन फॉर देम? कौन बताएगा? जो मैंने ग्रीन में किया हुआ एनक्लोज, इसका क्या मीडियन हो जाएगा? 25.5. जी, कैसे आया? इसको Q3 कहते हैं. जी, कैसे आया? मैम इन दोनों को ऐड करके 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. हाँ, 25 और 26 को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये 25.5 आ गया. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब इसमें देखें कि अब ना ये जो मेरे पास फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल जो है, इनमें फिर आपको आउटलायर की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी. अगर आपके पास एक आउटलायर लोअर साइड पर है कि बहुत ही छोटी वैल्यू थी, कोई छोटी वैल्यूज अगर थी इसके अंदर, तो फिर वो भी यहाँ पर जो है डिपिक्ट हो जाएगा, और यहाँ जो हायर वैल्यूज थी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अपर क्वार्टाइल में आ जाएगी. एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम मेजर करते हैं, दैट इज इंटर क्वार्टाइल डिस्टेंस, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल. इससे हमें ये पता चल रहा होता है कि कितना वेरिएबिलिटी कितनी है आपके डेटा के फ्रॉम हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट वैल्यू के दरमियान जो है वो ऑन एवरेज कितनी वैल्यू आ रही है. जी जी बोलें मैम. ये लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड किया आपने? अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल ऐसे फाइंड आउट किया है 20.5 और 20. ओके, लेट मी जस्ट, जी देखें, ये जो है ना, अब आप देखें आपके पास जो डेटा था ना, वो कितने सैंपल्स थे हमारे पास? टोटल जो थे 9 सैंपल्स थे. ठीक है. ये जो यहाँ पर जो डेटा, ओके लेट मी एक्चुअली डू वन मोर थिंग. ये जो डेटा है इसमें 9 वैल्यूज हैं. ओके, और इनको मैं एक लाइन में लिख देती हूँ, वहाँ तो जगह नहीं थी ना. ओके, व्हाट आर द वैल्यूज? मुझे ये भूल गई है, रुके. 24, 25, 26 एंड 27. ठीक है. अब इसमें से जो मीडियन है वो तो हमें समझ में आ रहा है ना, जो भी सेंटर की वैल्यू है, ये बात, दिस इज मीडियन. ठीक है, 23 वो तो कर दिया, ये हमारे पास मीडियन आ गया. अब आपने क्या करना है कि जो मीडियन के ऊपर का डेटा है, इसको एक डाटा सेट लेना है और इसका मीडियन कंप्यूट करना है. ठीक है, ये समझ लें कि आपके पास अब 2 पार्ट्स में डाटा सेट डिवाइड हो गया. एक अपर वाला रीजन, अपर देन द मीडियन. ये नीस प्लीज इसको ना बंद करके आया जाया करें, बहुत शोर आ रहा है. ठीक है, अपर देन द मीडियन एंड द अदर वन इज लोअर देन द मीडियन. ओके,
तो अब जब अपर देन द मीडियन वाला लेते हैं, अब आप इसको बाकियों को भूल जाएंगे, तो जब इनको देते हैं तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, इसका मीडियन कैसे आ रहा होगा, बिकॉज की इवन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, तो जो सेंटर के 2 सैंपल्स हैं इनकी एवरेज से आपको इसका मीडियन मिल रहा होगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 25.5, ठीक है, जो कि अपर वाले का, जिसको हमने Q3 कह दिया, ये अपर क्वार्टाइल कह दिया है। ओके, अब अगर हम इसको हमने कर लिया तो ये अपर क्वार्टाइल आ गया। अब जो आप बात कर रहे थे लोअर क्वार्टाइल की, अब हमने क्या किया है कि मीडियन से जो नीचे वाला जितने नंबर्स थे उसको हम एज अ सेपरेट सेट कर रहे हैं और इसका मीडियन लेना है। तो इसका मीडियन अब कैसे आ रहा होगा, 20 and 21 को एवरेज करके, विच विल कम आउट टू बी 20.5। ठीक है, अब क्लियर हुआ है? अगर सेट ऑड हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है ना ये नहीं होता, ये होता ही नहीं और ये भी ना होता, ठीक है, इस केस में जो है वो जो Q3 है मेरे पास, इट वुड हैव बीन व्हाट, आप ही बताएं क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 20। Q1 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑड है तो सेंटर वाली वैल्यू हो जाती है मीडियन, और ये तो मीडियन का फॉर्मूला है कि ऑड है तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी और इवन है तो 2 सेंटर के एवरेजेस आ जाएंगे, जो भी मिडिल में 2 चीजें आ रही हैं। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा, ये तो अब हमारे पास, अच्छा, वन ऑफ द मेथड्स के समराइज करने का फिर हम क्वार्टाइल यूज कर लेते हैं। अनदर वे इज टू कंप्यूट, अनदर मेजर जो हम यूज करते हैं परसेंटाइल करते हैं। ठीक है, ये भी आपको वर्ड, ये जो है ना छोटी छोटी डेफिनेशंस है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये वर्ड जब आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो कि अच्छा क्या मतलब इसका बन रहा होगा, और ये कई जगहों पे आप पढ़ेंगे जब आप डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि हाउ मैनी परसेंटेजेस, यानी ये 2 परसेंटेजेस में डिवाइड कर देता है डेटा को। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि जी दिस 25 इज एट 99 परसेंटाइल, तो इसका क्या मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि जो 25 जो है इससे कम में 25 तक 99% वैल्यूज हो चुकी हैं, 1% वैल्यूज जो है वो 25 से ऊपर है। मतलब 58th परसेंटाइल का मतलब क्या है, 50th परसेंटाइल विल डिवाइड द डेटा इनटू 2 पार्ट्स के 50% से कम वाले और 50% से ज्यादा वाले। तो ये दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ फिगरिंग आउट, या अनदर वे ऑफ मेंशनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा, के डेटा जो है वो अगर आप और 99 परसेंटाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, कि हम ये कहते हैं कि जी 99% जो है वो इतनी रेंज में आ गया है, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ मोर देन इनफ। वो 1% को हम इग्नोर भी कर सकते हैं और समथिंग लाइक दिस, वो हम बाद में बात करेंगे, बट परसेंटाइल का वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब आप देखिए जो हमने क्वार्टाइल्स पढ़ा है, दिस इज टू टेक केयर ऑफ द मीडियन इशू, के जो आपका आउटलायर्स हैं उनको भी हम इनटू अकाउंट लेना चाहते हैं, सिर्फ सेंटर को नहीं लेना चाहते। इसी तरह से जो मीन का इशू है, जिसमें आउटलायर्स की वजह से मीन पे बहुत डिफरेंट पड़ जाता है, उसको काउंटर करने के लिए हम ट्रिम्ड मीन ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही जो एग्जाम्पल हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले, लेट मी गो हियर, कि इसमें जो है ना, अगर मुझे अब नज़र आ रहा है कि जी मीन और मीडियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मीन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे पता चल रहा है कि कोई ना कोई आउटलायर होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली ट्रिम दस डेटा सेट। और ट्रिम करने में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि जी सिर्फ 2 वैल्यूज एंड से, यानी एक वैल्यू जो है वो ट्रिम कर दी, और अब हम उसको जो है ना मीन को ले लेते हैं, एंड देन मे बी 2 वैल्यूज को ट्रिम करके ले लें, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा कितना हमें आइडिया है कि कितने उसमें आउटलायर्स हो सकते हैं, या हमने कहीं डिस्प्ले किया था तो वहाँ हमें नजर आ रहे थे कि अच्छा एंड की जो वैल्यूज हैं वो बहुत हाई थी या बहुत लो थी, तो उस केस में जो है वी एक्चुअली जस्ट ट्रिम द डेटा सेट एंड देन टेक द मीन वैल्यू, एंड दैट विल एक्चुअली गिव अस द ट्रू मेजर ऑफ the mean itself. तो these are actually some of the methods के जिससे हम सिर्फ मीन या सिर्फ मीडियन का जो इफेक्ट है उसको काउंटर तो नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, बिकॉज मीन एंड मीडियम को गलत चीज़ें तो हैं नहीं, सिर्फ ये है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, सो दिस इज अबाउट लोकेशन
ऑफ द आपके पास जो है लोकेशन की इंफॉर्मेशन के लिए या मेजर्स ऑफ लोकेशन के लिए हमने देखा है कि सेंटर या सेंटर के इर्द गिर्द के जो है वो लोकेशन की इंफॉर्मेशन कैसे हमें मिल सकती है। अगर हम यहाँ वापस आते हैं, मैंने कहाँ पे बनाया था एक, ओके यस दिस वन। अब इसमें देखें इसका क्या मतलब है कि अभी तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ना वो दिस इज एक्चुअली गिविंग मी आइडिया अबाउट दीज लोकेशंस, मीन है या मीडियन है या जो इस तरह इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन लेट सपोज कि ये तीनों के तीनों जो डेटा सेट्स हैं ना इसमें सेम नंबर आ जाते हैं, सेंटर और मीन भी जो है कोई आउटलायर भी नहीं है, मीन और मीडियन बहुत क्लोज आ जाते हैं, बट स्टिल दे आर डिफरेंट क्योंकि शेप्स, और वो शेप्स किस बेस पे डिफरेंट है, स्प्रेड डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सेंटर में है स्प्रेड, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है जो थर्ड वाला हमने देखा, और ये तो बहुत ही शार्प है, इसमें तो फौरन जो स्प्रेड खत्म हो जाता है। सो द थिंग इज कि देयर शुड बी, और हमें पता है कि अगर हमने ये हिस्टोग्राम से निकाला है तो डिफरेंट टाइप का डाटा होगा जिससे ये तीन बने हुए होंगे, इवन दो के मीन जो है वो तीनों का सेम है, लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा स्प्रेड नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि वेरिएबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा है, और इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ही कम है डेटा में, सारे का सारा डेटा अराउंड मीन ही जो है वो लोकेट कर रहा होगा। तो इन दैट केस वी नीड measure of variability also, not only the measure of location. इसका ये मतलब नहीं है कि लोकेशन की इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज जस्ट सेइंग कि लोकेशन के साथ साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन भी चाहिए जिसकी बेस पे हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उस वेरिएबिलिटी में अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास दिस इज द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मैंने वहाँ पर आपको दिखाई है कि देयर 3 डाटा सेट्स हैं, इन तीनों डाटा सेट्स के मीन जो है वो सेम ही होंगे, लेकिन ये कि स्प्रेड आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट है। और इसमें से जो है हमें जिस तरह नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो डाटा सेट 1 में है, क्योंकि आपके पास जो है वो बहुत रेंज में दूर दूर वेरिएबिलिटी, यानी एक जगह क्लस्टर्ड नहीं है डेटा जो है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वेरिएबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली डाटा 2 में है, क्योंकि इसमें हमें कुछ आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं जो कि, और उसके बाद जो ये है इसमें तो बहुत कम स्प्रेड है मौजूद। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर्स कैन बी कि हम जो है रेंज ऑफ द डेटा को देख लें कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखें कि वेरिएबिलिटी कम है तो मीन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान डिफरेंस भी कम है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट मेजर बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये दोनों जो हैं इनके तो मीन और मीडियन के मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो है वो डिफरेंस सेम है, लेकिन वेरिएबिलिटी जो है वो तो इसमें ज़्यादा है, इसमें तो वेरिएबिलिटी बहुत कम है। इसमें सारे के सारे जो थे वो मीन के इर्द गिर्द हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज़ जो कि मोस्ट प्रोबेबली आउटलायर हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम पे गई हुई हैं। सो in addition to range again it is not कि हम रेंज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, आप देखेंगे कि डिफरेंट जगहों पर हम रेंज को भी कंप्यूट कर रहे होते हैं, बट इन एडिशन टू रेंज we have another much more informative way of measuring the variability, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं deviation of values from the mean, यानी हम ये देखेंगे कि मीन से कितनी कितनी दूर जो है वो वैल्यूज़ पाई जाती हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे सैम्पल्स जो हैं वो x1 x2 से लेकर xn तक हैं, और जो मीन है इनका वो x बार है, सैम्पल मीन की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि x1 माइनस मीन, x2 माइनस मीन, एंड सो फोर्थ xn माइनस मीन। तो अब ये मुझे क्या दे देंगे, ये मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे जो इंडिविजुअल सैंपल है। फॉर एग्जांपल ये अगर मीन है और ये मेरे पास लेट्स सपोज x1 और x2 हैं, और ये मेरे पास x3 x4 और x5 हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 लेट्स सपोज के टोटल 5 सैंपल्स हैं, तो हम इनका डिफरेंस कंप्यूट करते जा रहे हैं ना, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, और लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक ये कहती है कि जी अगर मैं सारे डिस्टेंसेस को सम कर लूँ तो मेरे पास टोटल वेरिएबिलिटी आ जानी चाहिए, और जहाँ सम ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ सम कम है वहाँ कम वेरिएबिलिटी होना चाहिए, राइट। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x,
bar. Do you think this is the right measure or not? If yes, why? And if not, why? आपका क्या ख्याल है, क्या रिजल्ट आ रहा होगा अगर मैं इस तरह से सबको मेजर करती हूँ, सारे डिस्टेंसेस को? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर आप सिर्फ ये देखते हैं जो मैंने यहाँ पे? ओके, लेट मी एक्चुअली लॉजिक क्या कहती है कि ये जो मेरे पास है, देखिए अब ये जो x1 और x2 हैं ये तो मीन के लेफ्ट साइड पर है और x3, x4, x5 मीन की राइट साइड पर है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि मुझे कुछ वैल्यूज जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव मिल रही होंगी, कुछ नेगेटिव मिल रही होंगी। ऑन एवरेज क्या हो रहा होगा? एनी गेसेस? हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन डू यू हैव एनी गेस कि अगर मैं इसका सम करती हूँ तो ऑन एवरेज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो क्या हो जाएगा? 0. 0. ओके, वेरी गुड। व्हाई? जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑन एवरेज नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज इक्वल होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। हाँ, इसलिए क्योंकि हमें नजर आ रहा है ना, हम एवरेज से, क्योंकि मीन से ले रहे हैं ना डिस्टेंस, तो इसका मतलब है मीन तो आया सबकी कैलकुलेशन करके है, तो इसका हाफ जो है वो एक साइड पे थे, हाफ दूसरी साइड पे थे, तो तभी आपका मीन आया हुआ है ना। मीन हमेशा सेंटर में आ रहा हो, तो जब सेंटर आप ले रहे हैं, जब डिफरेंसेस आप कंप्यूट करेंगे तो इट हैज टू बी 0, ठीक है? और अगर हम इसको मैथमेटिकली भी करना चाहें तो हमें यहाँ से नजर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने जो है वो लिखा हुआ है कि अगर मैं इस समेशन को ओपन भी कर देती हूँ, मतलब लॉजिक भी हमें यही कहती है कि इसको 0 होना चाहिए, और या ये कि अगर आपको 0 नहीं भी आया जहन में तो आपको ये जरूर आना चाहिए था कि बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड्स भी आ रही हैं। लेकिन यही कि अगर आप ज़्यादा उसको उससे लॉजिक से सोचें तो इट वुड बी 0। और ये अब हमें नज़र भी आ रहा है, मैंने इस समेशन को ओपन किया है, और समेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है, अब आप देखें, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to n x बार अगर मैं कर रही हूँ तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू x बार प्लस x बार प्लस x बार, सो एंड सो फोर्थ। x बार n टाइम्स आ रहा है, या दिस इज n टाइम्स x बार, ठीक है? और x बार का हमने क्या देखा था? x बार का फॉर्मूला हमारे पास था 1/n टाइम्स समेशन ऑफ xi, क्योंकि सारों को सम करके हमने n से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ? 1/n टाइम्स समेशन I फ्रॉम 1 to n xi, एंड दिस इज, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है एट द एंड 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो व्हाट कैन वी डू? इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अब हमने लेनी तो वेरिएबिलिटी है ना, तो होना मीन से ही जितनी दूरी का पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि वेरिएबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन ये वाला तो मेजर जो है वो फ्लॉप हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें अगर वेरिएबिलिटी लेनी है तो व्हाट वी नीड इज कि हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चाहते हैं, कि अगर मुझे सिर्फ ये पता चल जाए ना कि इट डजंट मैटर कि पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है, सारे डिस्टेंसेस पता चल जाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है इसका। सिर्फ मुझे जो है ना अगर डिस्टेंसेस को ऐड करूं तो मुझे ये स्प्रेड पता चल जाएगा कि टोटल जो है वो, या और डिस्टेंसेस को मेजर ऐड करके अगर मैं नंबर ऑफ मेजरमेंट से कर दूं डिवाइड, तो इसका मतलब है मुझे ऑन एवरेज डिस्टेंस पता चल जाएगा कि मीन से ऑन एवरेज जो है वो वैल्यूज कितनी स्कैटर्ड हैं, और जो रेंज है वो जो मैक्सिमम मिनिमम तो ऑलरेडी बता ही रहा है। तो इन दैट केस वन ऑफ द ऑप्शंस कैन बी कि हमने जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए हैं हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके ऐड कर लें, तो इसका मतलब है कि जाहिर है कि हमें टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और फिर जब हम उसको डिवाइडेड बाय n कर देते हैं तो हमें जो है वो एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन वी डोंट डू दैट, हम एक्चुअली स्क्वायर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। रीज़न जो है वो ये है कि जब आप लोग, अगेन आपने शायद और कहीं पढ़ा हुआ भी होगा या आप बाद में भी देखेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट
एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंप्यूटेशनली कंप्यूट करना इज more expensive as compared to computing the squares of the values. तो this is one of the reason कि हम variance की बात करते हैं, ठीक है, which is actually defined as, sorry ये notes इतने clear नहीं है, but okay, so variance को हम define करते हैं, this is the formula for sample variance which is defined, जिसको हम s square से लिख रहे हैं, and this is defined as the absolute square of all the differences from the mean divided by अच्छा n by 1 हम यूज कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, n नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको जो है वो असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दूंगी कि व्हाई आर वी यूजिंग दिस, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे देते हैं। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि बेसिकली जब हम सैम्पल वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं और इसकी बेस पे हम इन्फेरेंस करना चाहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की। सैम्पल की जब हम बात करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम सैम्पल ले रहे होते हैं उसमें अगर आप n से डिवाइड करेंगे तो जो पॉपुलेशन की जो वेरिएबिलिटी होती है ना वो सैंपल के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पॉपुलेशन में आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खाली n से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आ रहा होगा इट वुड नॉट बी द करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि हम ये बात बार बार करते हैं कि हम सैम्पल की बेस पे ही इन्फ्लुएंस करना चाह रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के जो भी हमारे मेजर्स होते हैं। तो वन ऑफ द रीजंस कि हम n के बजाय n by 1 से करते हैं, इसका मतलब है कि हम एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम सैम्पल वेरिएंस को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं बिकॉज वी फील के पॉपुलेशन में स्प्रेड ज़्यादा होगा। तो जब हम कम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बड़ा नंबर है इट इज़ मोर क्लोज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस एज कंपेयर टू जो छोटा नंबर आए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन ये कि जब आप ये होमवर्क करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल एक्सप्लोर इट मोर कि हम n by 1 से क्यों कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज कि जब भी हम सैम्पल वेरिएंस की बात करते हैं वी ऑलवेज डिवाइड बाय n by 1 इंस्टेड ऑफ n एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ द सैम्पल वेरिएंस ऑफ द डेटा। एंड सैम्पल वेरिएंस के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच इज सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है वो सिंपली दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और जिस तरह नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली ये कह रही होती है कि ऑन एवरेज आपके पास डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन कितना है, ठीक है। लेट्स डू एन एग्जांपल। और मेरा ख्याल है बॉक्स प्लॉट फिर हमें कल अगले एक दफ़ा ही करना पड़ेगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। और आप जी बोलें। मैम ये जहाँ तक डेविएशन फ्रॉम मीन था ये तो समझ आ गया कि हम जब ऑल इनके सबको क्या कहते हैं डिफरेंस लेंगे मीन से और ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, वहाँ तक तो हमें ठीक था। फिर हमने ये भी देख लिया कि डेविएशन से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी वेरिएशन कितनी है, मतलब कम है या ज़्यादा है, वो भी हमें डिफरेंसेस से पता लग जाएगा। ये आगे वेरिएंस का नहीं समझ आया कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है। वेरिएंस जो है ना बेसिकली वेरिएंस का इस सेल्फ जो है ना मकसद सिर्फ ये है कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेरिएंस जो है ना वो हम सिर्फ इसलिए कंप्यूट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम खाली इसका सम ले लेते हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं इनका अगर हम सम ले लेते हैं, ये आप देखिए जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 0.04 है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये 0.04 इसलिए आ रहा है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस जो है वो हमने इनफ नहीं लिए हुए, बट द थिंग इज के इट विल कम आउट टू बी 0। तो अब बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारा मकसद जो है ना वो तो यही है अभी भी कंप्यूट करना, कि आप जो है वेरिएबिलिटीज को कंप्यूट करना चाह रहे हैं ना। देखें अब ओके लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि ये मेरे पास मीन है और मीन से जो है एक डिस्टेंस मेरे पास ये है, ठीक है। और एक सैंपल लेट्स सपोज ये है तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, एक सैंपल यहाँ है तो ये डिस्टेंस आ गया, एंड लेट्स सपोज कि एक सैंपल यहाँ है तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कह देती हूँ जो मेरे पास अगर तो मैंने ये कंप्यूट किया है ना ये जो वैल्यू है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव,
this will be positive and this will be positive, and logically जो है it will be 0 because of the reason कि ये mean है. मगर I am not concerned कि negative और positive है, मैं तो value में concerned हूँ. तो अब मेरे पास दूसरी option क्या है कि मैं ये जो भी values हैं इनका absolute compute कर लूँ. ठीक है, यानी मैं इसको, क्योंकि आई एम कंसर्न विद द वेरिएबिलिटी, वैल्यूज में कंसर्न हूँ, साइन में कंसर्न नहीं हूँ. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जो था ये -2 था, ये -3 था, ये 5 था एंड दिस वाज 2. ठीक है, और नहीं ये मैंने गलत लगाया हुआ है क्योंकि ये 0 नहीं बन रहा. क्या कर सकती हूँ इसको मैं, ओके लेट मी, ओके इसको हम कर देते हैं -3 और इसको हम कर देते हैं -4. ठीक है, अच्छा अब ये जो था ओरिजिनल केस में जो है दिस विल बी 0 बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास जो है अगर मैं सिर्फ इसको कंप्यूट करती हूँ, जो बेहतर तरीका है वो क्या है कि मैं -4 -3 के बजाय 4 + 3 + 5 + 2 लूँ और उसके बाद इसका एवरेज कंप्यूट कर लूँ. ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 3 कर लूँ. बट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जिसके आप आगे पढ़ रहे होंगे, ये एब्सोल्यूट कंप्यूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप कंप्यूट कर रहे होते हैं तो कैसे कंप्यूट करेंगे, या तो आप कंप्यूटर में करेंगे या मोस्टली आप ना चीज़ों को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम हार्डवेयर में क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए. ठीक है, समहाउ कंप्यूटेशनली दैट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. तो दूसरा तरीका पॉजिटिव करने का क्या हो सकता है कि मैं इसको स्क्वायर कर लूँ, सबके स्क्वायर्स लेती जाऊँ. अब मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ अगर, तो ये तो 16 आ जाएगा. ठीक है, इसका स्क्वायर लेती हूँ ये 25 आ जाएगा, इसको स्क्वायर लेती हूँ तो ये 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेती हूँ तो 9 आ जाएगा. सो आई एम टेकिंग स्क्वायर जस्ट टू मेक देम पॉजिटिव, बट स्क्वायर इज नॉट एक्चुअली द वेरिएबिलिटी. स्क्वायर जो है वो तो फिर स्क्वायर करके वेरिएबिलिटी आ रही है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, वेरियंस में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नई टर्म डिफाइन कर दी जिसमें हम इन सब स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, और इनका एवरेज ले रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद द वेरिएंस एज मच एज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस, बिकॉज स्क्वायर रूट विल गिव अस द इंडिकेशन ऑफ द एक्चुअल वेरिएबिलिटी. तो इसलिए जो मैंने अभी वो वर्ड यूज किया ना स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि देखें ये जो है वेरिएंस हमने निकाल लिया, वेरिएंस से हमें ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है वेरिएंस, तो मुझे ये पता चल रहा है कि अच्छा बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, बट एक्चुअल वेरिएबिलिटी है क्या फ्रॉम द मीन, दैट आई वुड बी गेटिंग बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट वेरिएंस. इज इट क्लियर नाउ? मैम जी बोलें. मैम जो आप कह रही हैं एक्चुअल वेरिएबिलिटी है, ये इसका फिर कनेक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन से होगा? हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन से इसका कनेक्शन, यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करें ना, ये मैंने अगर बनाया है प्लॉट, ठीक है, तो अगर आपको ना यहाँ पर अगर फर्ज करें कि मीन है ना, तो उसके बाद आप मुझे अगर इसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे ना, तो यू विल, ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन को कंप्यूट नहीं कर रहे होंगे, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अच्छा इस सैंपल में मीन वाज दिस एंड एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें इतनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में इतनी वैल्यूज आ रही हैं. यू विल सी जब हम आगे बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसमें हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट मीन से कितना दूर तक वैल्यूज जा रही हैं. और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो ये बता रही होती है कि क्लोज वैल्यूज कितनी है. 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि अच्छा थोड़ा दूर जाके वैल्यूज कितनी है, एंड सो फोर्थ. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वेरिएंस के थ्रू ही स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट हो रहा होता है, बिकॉज अदर वे टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी कि आप एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके उनको जो है वो मीन उनका एवरेज ले लें, विच इज समथिंग कंप्यूटेशनली नॉट वेरी प्रैक्टिकल. जी बोलें. मैम हमारे पास अभी एस की वैल्यू आ गई है वेरिएंस की 5.60 ना. अब इसको हम ग्राफ में मतलब किस तरह रीड करेंगे, इसको ये किस हम तरह करेंगे, देखेंगे? हम आगे करेंगे. ठीक है, फिलहाल जो है जैसे आपने इतना याद रखना है कि क्योंकि लॉजिकल मतलब दायरा हमने नंबर्स तो देख के अभी ग्राफ में ना ये डिपेंड कर रही होगी कि किस टाइप का ग्राफ है. मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो है सिमेट्रिक ग्राफ है, हमने देखा है ना कि हिस्टोग्राम की जब हम बात करते हैं तो यू कैन हैव सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, यू कैन हैव स्क्यूड हिस्टोग्राम. सो उसमें ना वेरिएंसेस का फिर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है.
और उस केस में फिर वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस, तो उसकी जो हम आगे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग फर्स्ट फॉर द टाइम बीइंग। जो आज अगर हम समराइज करना चाहें आज का लेक्चर, तो उसमें व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्नड इज कि आप सेंटर, अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा मौजूद है तो आप उस डेटा का सेंटर कैसे मेजर कर सकते हैं और उस डेटा का स्प्रेड अराउंड द सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंटर करने के लिए या तो मीन कर सकते हैं या मीडियन कर सकते हैं। ठीक है, और स्प्रेड के लिए जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और वेरिएंस भी हम यूज़ करते ज़रूर हैं, लेकिन वेरिएंस से हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि दैट इज़ स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ समथिंग मोर आप कह लें इंफॉर्मेटिव। वैसे तो खैर वेरिएंस भी इंफॉर्मेटिव ही होगा, बिकॉज अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही आ जाता है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ गिविंग अस द इंफॉर्मेशन कि ऑन एवरेज आपके पास जो है मीन से वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन ऑन एवरेज कितना स्प्रेड है। लेकिन अगेन जिस तरह मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगेन दीज आर नॉट द ओनली और दीज आर नॉट वैल्यूज दैट गिव्स यू द होल पिक्चर। होल पिक्चर के लिए हम आगे अगेन बॉक्स प्लॉट की बात करेंगे, तो जब आप आगे जाके कभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो यू विल सी कि हम बहुत सी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ मीन या सिर्फ वेरिएशन से अंदाज़ा डेटा के बारे में नहीं लगा सकते, इन्फेरेंस नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट जो कि हम कर रहे होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस जो कि हम कर रहे होते हैं, और उनमें से एक जो है वो तो बॉक्स प्लॉट है, विच इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, कि जो वेरिएबिलिटीज़ को भी बताता है। बॉक्स प्लॉट से हमें ये भी पता चलता है कि आउटलायर्स हैं कि नहीं हैं, आउटलायर्स हैं तो कैसे हैं, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमें बॉक्स प्लॉट से पता चलते हैं। एंड देन जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो वी विल सी के देयर आर अदर मेजर्स ऑफ डूइंग दैट आल्सो। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है वो हम बॉक्स प्लॉट से स्टार्ट करेंगे। नहीं, ओके जी जी बोलें। अगर जीरो ना आ रही हो इसकी मतलब, तो फिर तो वेरिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जीरो आएगी ही आएगी, देयर इज नो वे कि जीरो ना आ रही हो। दिस इज एक्चुअली अ गुड अगेन दिस कैन बी अ गुड असाइनमेंट क्वेश्चन कि आपको मैं 6 डाटा सेट दे दूँ और मैं कहूँ कि जी इनके मीन्स निकालें और फिर सम ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम द मीन्स निकालें। इट विल डेफिनेटली बी जीरो, ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि देखिए ना लॉजिक ये कहता है ना, आपने अगर दो चीज़ें ली हैं और उनका सेंटर निकाल लिया और फिर सेंटर से आप उनका डिस्टेंस निकालना शुरू कर रहे हैं, तो जो सारों को मिला के जो डिफरेंसेस होंगे वो जीरो आएंगे तो वो सेंटर होगा ना, अदरवाइज वो कैसे सेंटर हुआ। ठीक है, क्योंकि सेंटर यानी ये मीडियन वाला सेंटर तो नहीं है ना, एवरेज आप निकाल रहे हैं वैल्यूज, तो एवरेज से हमेशा जो है, और मैथमेटिकल फार्मूला भी आपने देख लिया है, लॉजिकल भी देख लिया है। द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज के आप कोई भी डाटा सेट उठाएं, उसका मीन निकालें और हर एक को जो है ना, मतलब व्हाट आई वुड एडवाइज यू कि ये करके देखें। किधर है वो, दिस वन, ये वाली जो चीज़ है ना, बेसिकली जिस तरह ये कोई भी डाटा सेट उठाएं, कोई भी डाटा सेट, इट डजंट मैटर कि क्या है, और उसका पहले आप मीन निकालें और फिर तमाम वैल्यूज के डिफरेंस निकालें फ्रॉम द मीन और उन डिफरेंसेस को ऐड करें। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो और वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह 0.04 आ रहा है, इसको जीरो आना चाहिए था, मगर 0.04 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। मे बी आई वुड एडवाइज यू कि 4 डेसिमल प्लेसेस या 5 डेसिमल प्लेसेस तक कंप्यूट करके देखें, यू विल सी के इट विल कम आउट टू बी जीरो, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यूज आ रही होंगी डिफरेंस की, उतनी ही नेगेटिव में आ रही होंगी। अगर वो ना हो तो फिर मीन ही ना रहे ना, मीन का तो हमने जो कंप्यूट किया है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, इसको सोचिएगा भी ज़रूर, and then you can verify it with any kind of data also. Okay, चलें, let's stop here. Let me stop recording.